ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिक्योरिटी असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस है। ठीक है, जैसे कि आपने पहले का एनालिसिस को बहुत आपने पसंद किया, आई एम वेरी रियली वेरी हैप्पी। और सजेस्ट करना और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है बताना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और क्या आप लर्न करना चाहते हो उसके बारे में भी बताना। ठीक है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताना। एंड थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लविंग एंड रिस्पेक्टिंग मी सो मच। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ये ncrtquiz.com अपने टीम निष्ठा के एक वेंचर है जिसमें पूरे हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी क्लासेस 6 to 12 का पूरा रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। बहुत ही अच्छा वेबसाइट है। जिनको भी आगे का भी एग्जाम करना है, जीएस बहुत अच्छा बढ़ाना है, तो एक बार जरूर इस साइट को विजिट करके देखना। ठीक है, संदीप बंसल सर के बारे में तो क्या ही कहना। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब सर ये तो लगता है कि IBACIO से भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि लंबे लंबे सेंटेंसेस हैं और 4 सेंटेंस है, उसमें से सही सही बताना है। तो अप्रोच क्या है सर? इज देयर एन अप्रोच टू डूइंग सेंटेंस करेक्शन क्वेश्चंस? ऑफ कोर्स देयर इज। याद रखो, हमेशा जब सेंटेंस करेक्शन की बात आएगी तो सबसे पहले हमको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है। रीड द एंटायर सेंटेंस। याद रखना, ये बहुत गलतफहमी होगी अगर ये सोचोगे आधा में मैं रुक जाता हूं। नहीं, पूरे सेंटेंस को पढ़ के समझना है। अंडरस्टैंड द सेंटेंस, मीनिंग क्या है, मोटे तौर पे क्या कहना चाहता है, इसको समझो। उसके बाद लोकेट करना है एरर्स। उसके बाद देखना है एरर कहाँ है। तो एरर कौन कौन सा एरर ढूंढना चाहिए सर? हर सेंटेंस में ढूंढना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम पक्का ढूंढना चाहिए। ठीक है, टेंस का एरर ढूंढना चाहिए। 3 एरर जरूर ढूंढना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस एंड मॉडिफायर्स। क्योंकि ये IBSA वाले एग्जाम में मॉडिफायर्स का बहुत ज्यादा खेल होता है। मॉडिफायर और कुछ नहीं है, एडजेक्टिव और एडवर्ब को बोलते हैं, लेकिन एडजेक्टिव एडवर्ब को सही जगह पे रखना है। ठीक है, तो लोकेट द एरर्स एंड देन एलिमिनेट द ऑप्शंस। रीड, अंडरस्टैंड, लोकेट, एलिमिनेट। ठीक है, अब देखते हैं पहला वाला सेंटेंस को पढ़ते हैं, देखते हैं। ओके, हम आते हैं पहला सेंटेंस में। देखो कि मीनिंग क्या है। मैंने बोला रीड एंड अंडरस्टैंड, तो कहना क्या चाह रहा है कि क्रोमोथेरेपी क्या है और वो कैसे हमारे शरीर को हील करने में मदद कर सकता है ना? क्रोमोथेरेपी क्या है और वो कैसे हमारे शरीर को हील करने में मदद कर सकता है। ये हो गया सेंटेंस को समझना। अब आते हैं कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से लेकर के एक एक चीज को देखना। पहला सेंटेंस को देखते हैं। क्रोमोथेरेपी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट आर लिंक्ड। तुरंत प्रॉब्लम ही है। दैट किसको पॉइंट करेगा? फैक्ट को। ग्रामेटिकल एरर तो ऐसे ही शुरू हो गया, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने बगल वाले नाउन को पॉइंट करता है। अगर वो सिंगुलर है तो ये बाद वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अगर फैक्ट प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन के लिए नाउन चाहिए, लेकिन ये नाउन तो सिंगुलर को पॉइंट कर रहा है, फैक्ट तो सिंगुलर है, तो दैट इज लिंक्ड होता तो यहीं पर में ही सेंटेंस खराब हो गया, छोड़ सकते हैं। सेकेंड वाले में आते हैं। Chromotherapy is based on the fact that various lights have definitive energy bands. यहां तक तो 2 क्लास देखा, दोनों सही है। Chemotherapy is based on the fact, that conjunction है। Various lights have definitive energy bands, सही है। Various lights have definitive। Subject verb agreement दो सेंटेंस में देख रहा हूं, 2 क्लॉज देख रहा हूं। सेंटेंस के अंदर के सेंटेंस को बोला जाता है क्लॉज। तो 2 क्लॉज मैंने देखा, दोनों क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही है। फिर आगे आता हूं। एनर्जी बैंड्स एंड आर लिंक्ड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड कैन हेल्प टू हील देम। व्हाट आर लिंक्ड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? लाइट्स आर लिंक्ड टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड कैन हेल्प टू हील देम। सही तो लग रहा है। सेंटेंस से 2 को रख सकते हैं फोकस में। थर्ड में आते हैं। मार्क नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उससे भी बेहतर अगर कोई सेंटेंस लिखा होगा तो उसको चूज करेंगे। तो थर्ड को देख रहे हैं। वेरियस लाइट्स हैव definitive energy bands and are linked to various organs of the body, and chromotherapy is based on the fact that बिल्कुल ही जम्बल्ड, बिल्कुल ही मीनिंग ही बदल दिया। क्रोमोथेरेपी के बारे में बात करना था, ये तो वेरियस लाइट्स हैव, और उसके बाद मैं क्रोमोथेरेपी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सेंटेंस बिल्कुल भी लॉजिकली अरेंज नहीं है, ग्रामेटिकल एरर तो देख भी नहीं रहा। नेक्स्ट वन,
Various lights have definitive energy bands and chromotherapy is based on the fact that can help to heal them. किसको? लाइट्स को? किसको? तो एक ही सेंटेंस सही होना चाहिए, सेकंड। देखो सेंटेंस 2 ही सही है। ऐसे अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो ग्रामर अच्छा से सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे ऐप में मैंने पढ़ाया है पूरे इंग्लिश के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। ऐप डाउनलोड करो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कोर्सेज ज्वाइन करना है तो कोर्स ज्वाइन करो, वरना ये फ्री क्लासेस आपको देखकर इससे सीखना है तो यूट्यूब पे आकर रेगुलर फ्री क्लासेस देखो। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन तो सारे डिफेंस एग्जाम्स में आते हैं, CDS, NDA, IBACIO, हर जगह पे आता ही आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन के लिए। एडवर्ब क्या होता है? नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबके बारे में बात कर सकता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करें तो एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके और किसी के भी बारे में बातचीत हो रही हो तो एडवर्ब। तो रजत एंड संजीव seldom disagree on trivial matters and seem to be excellent friends. ओके, एक एक करके देखते हैं। डिसएग्री का है यहाँ पर मैं वर्ब के बारे में कौन बोल रहा है? सेल्डम। तो और सर सेल्डम तो यहाँ पर मैं है, तो सेल्डम एडवर्ब हो जाना चाहिए, चूंकि वर्ब के बारे में बात कर रहा है तो एडवर्ब तो हो गया। ट्रिवियल क्या है बताना? ट्रिवियल मैटर्स। ट्रिवियल के बाद क्या है? नाउन है, तो ट्रिवियल क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ये आंसर नहीं है। डिसएग्री, रजत एंड संजीव सेल्डम डिसएग्री, ये तो वर्ब ही है, तो सही नहीं है। एक्सेलेंट एंड सीम टू बी एक्सेलेंट। याद रखना, टू बी अगर वर्ड के बाद कुछ भी लिखा हो, टू बी के बाद में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, या तो एक नाउन होगा नहीं तो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। टू बी के बाद जो भी वर्ड लिखा हो और वही लास्ट वर्ड है मान लो, तो वो या तो एडजेक्टिव होगा या तो नाउन होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं सेल्डम है। सेल्डम का मतलब क्या है? कभी कभार, बहुत ही कम। और मीनिंग क्या है? रजत और संजीव सेल्डम डिसएग्री ऑन ट्रिवियल मैटर्स। छोटे मोटे मैटर में बहुत कम ही वो असहमति दिखाते हैं और बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स दिखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन। The following sentence has been split into 4 parts, 1 to 4. Identify the part that contains an error. जब भी ऐसे भी आते हैं तो पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ना है, रुकना मत, सिर्फ एक को मत देखते रहना, सेकंड को मत देखते रहना, पूरे को पढ़ना है। फिर वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, मॉडिफायर, सिमेट्री, हाँ, और प्रोनाउंस एक्सेट्रा। एक इसमें आ जाते हैं। ईदर माई ऑन्ट और माई कजन हैव द कुक बुक माई अंकल रोट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ईदर माई ऑन्ट और माई कजन, सर ईदर और लिखा हुआ है, ये आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव कंजंक्शन में सब्जेक्ट किसको मानते हैं? जो वर्ब के बगल वाला सब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट मानते हैं। तो वर्ब के बगल में सब्जेक्ट कौन सा है? कजन, जो कि सिंगुलर है, तो क्या लिखना पड़ेगा? हैज। याद रखना, कोरिलेटिव कंजंक्शंस में बोथ और एंड नहीं हुआ तो दोनों सब्जेक्ट नहीं जुड़ेंगे। बोथ और एंड नहीं हुआ तो दोनों सब्जेक्ट नहीं जुड़ेंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ एंड में सिर्फ दोनों जुड़ जाते हैं, बाकी सब में वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानते हैं, पहले वाले सब्जेक्ट को छोड़ ही देते हैं। तो यहां पर मैं हैज होना चाहिए, सेकंड वाला में एरर है, ठीक है। देन एथिस्ट कौन होता है? जो भगवान पे विश्वास नहीं करता है। ए का मतलब है नॉट। ए क्या है सर? प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। उपसर्ग हमेशा ना, हाँ, इसके लिए यूज किया जाता है, नहीं तो पोजीशन दिखाने के लिए यूज किया जाता है उपसर्ग को, प्रीफिक्स को। रूट से शब्द बनते हैं, मूल शब्द से शब्द कई सारे बनते हैं, और प्रत्यय से, सफिक्स से ग्रामर पता चलता है। सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। इससे ग्रामर का प्रोफाइल पता चलता है कि वो वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है या वर्ब है या एडवर्ब है। इसके बारे में भी जानना पड़ेगा, वोकैबुलरी सीखोगे तो क्लियर हो जाएगा। हिंदी में भी आ अगर कहते हैं तो क्या हो जाता है? ना, है ना, अनंत, जिसका अंत ना हो। एनीवे, पैनथीस्ट, ठीक है, इसमें भी सर थीस्ट है, ठीक है, याद रखना। ए का मतलब तो नॉट हो गया, पैन का मतलब हो गया ऑल, ठीक है, और थियो का मतलब है रिलीजन या गॉड। रिलीजन या गॉड इज थियो, ठीक है। थीस्ट कौन होता है? आईएसटी लिखते हैं तो हमेशा नाउन हो, ये बंदा होता है। एसआईएसटी नहीं, सिर्फ आईएसटी लिखते हो तो नाउन होता है। तो साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, इस टाइप का।
ठीक है, तो पैंतीस्ट सारे भगवान पे विश्वास करने वाला। आंसर तो हमारा ये हो गया, पैंतीस्ट का मतलब है सारी चीज पे सारे भगवान पे विश्वास रखने वाला। एंटीपति, पति का मतलब है फीलिंग्स, एंटी का मतलब क्या है, अगेंस्ट, तो एंटीपति का मतलब क्या है, किसी के लिए घृणा रखना या डिसलाइक रखना। एंटी सोशल तो जानते हो, तो एथीस्ट बोलते हैं। ठीक है, और 3 टर्म सीख लेना यहां पर मैं। थीइस्ट होता है जो भगवान पे विश्वास रखता है, एक होता है एग्नोस्टिसिस्ट, एग्नोस्टिसिस्ट जो भगवान के होने नहीं होने पर डाउट जताता है, और एक होता है एथीस्ट, एक होता है भगवान पे विश्वास नहीं करता, एक भगवान पे विश्वास करता है। बीच वाले मैक्सिमम हम लोग हैं, हम एग्नोस्टिसिस्ट हैं कि नहीं इसके बारे में ज्ञान हमें नहीं है, हमें डाउट होने लगता है। ओके, नाउ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब इसमें तो ये ग्रामर है, लेकिन कुछ भी हो, अगेन रीडिंग द एंटायर सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट, और पार्ट्स ऑफ स्पीच आना बहुत जरूरी है ये सब लिखने के लिए। चलो ये तो आर्टिकल ही मांगा है, तो लिख देंगे। टुडे मैन हैज रीच्ड मून, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। कोई भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं, द जरूर लिखते हैं उसमें, द मून। ठीक है, टुडे मैन हैज रीच्ड द मून एंड यू स्टिल बिलीव इन सुपरस्टिशंस। ठीक है, नेक्स्ट वन। देन सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आर्बिट्ररी जैसे बोलोगे तो बहुत अच्छी तरीके से स्पेलिंग भी लिख पाओगे, कई बार आवाज से पता चलता है कि हमको लिखना कैसे। ठीक है, तो आर्बिट्ररी, ठीक है, बोलना आर्बिट्ररी, और आर्बिट्ररी लगता नहीं है सर, स्पेलिंग सही है। ठीक है, फिर है कॉन्फिडेंशियल, डेंशियल नहीं, कॉन्फिडेंशियल नहीं, कॉन्फिडेंशियल DEN होना चाहिए। आइटनरी सही है, और मैंडेटरी MANDATORY, मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब है कंपल्सरी। ठीक है, आइटनरी का मतलब है यात्रा का प्लान। ठीक है, आर्बिट्ररी का मतलब है, आर्बिट्ररी का मतलब है मन मर्जी, फैंसीफुल। ठीक है, बिना सब चीज को बिना सोचे। ठीक है, फिर सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रीड, अंडरस्टैंड, लोकेट, एलिमिनेट। लोकेट में 4 एरर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सबसे पहले। माइंड वेरी सून बिकम स्टैग्नेंट, स्टडीज इन साइकोलॉजी शो दैट एन, ये तो पूरी जम्बल्ड है, सेंटेंस सही ही नहीं है। स्टडीज इन साइकोलॉजी बिकम स्टैग्नेंट, बिकम्स तो हो नहीं सकता, स्टडीज सब्जेक्ट है, इन साइकोलॉजी आपका फ्रेज है। ठीक है, तो स्टडीज बिकम होना चाहिए था, ये गलत है। तो शो दैट एन अनट्रबल्ड स्टडीज, तब तो ये तो ऐसे ही गलत है, जम्बल्ड है, तो यही सही होगा। स्टडीज इन साइकोलॉजी शो, 4th सेंटेंस सही है। नेक्स्ट वन, फिर पूरे सेंटेंस को पढ़ के आपको एरर बताना है। द हेडमास्टर सेड टू द स्टूडेंट, यस यू मे कम इन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है देखना, पंक्चुएशन का प्रॉब्लम आया है। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच कैसे लिखते हैं, पहले स्पीकर का लिखते हैं, शी सेड टू मी या कुछ भी, सेड कॉमा डबल कोट्स, आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, फिर फुल स्टॉप, उसके बाद डबल कोट्स। याद रखना डबल कोट्स के अंदर में सारा पंक्चुएशन करते हैं, फुल स्टॉप कॉमा वगैरह जो भी देना है। तो शी सेड आई एम ए टीचर। ठीक है, तो कहां पर में एरर है, 4th पार्ट में, ये डबल कोट्स बंद नहीं किया गया है। ठीक है, तो 4th इज द आंसर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, इस कलेक्टर ऑफ कॉइन्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉइनोलॉजिस्ट, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। फिलेटलिस्ट होते हैं जो स्टैम्प्स कलेक्शन करता है। न्यूमिस्मैटिस्ट होता है जो कॉइन्स कलेक्शन करता है, और फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो दूसरों की मदद करता है, एल्ट्रुइस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोजी रोटी, तो क्या हो जाएगा, लाइवलीहुड। ठीक है, इसका आंसर है लाइवलीहुड। नाउ इसमें आपको
तीनों ब्लैंक भरना है। इसका भी कोई ना कोई अप्रोच तो होगा सर, पूरा ही पढ़ना है बेटा, यहाँ रुकना मत, पहले वाले में मत रुकना, सेकंड वाले में मत रुकना, सेंटेंस को पूरा पढ़ना, क्योंकि सेंटेंस में क्लूज होते हैं, उस क्लू को उठाना है, उस क्लू से उस ब्लैंक को, हमको ब्लैंक को बताना है कि इसमें नेगेटिव वर्ड लगेगा कि पॉजिटिव वर्ड लगेगा या न्यूट्रल वर्ड लगेगा, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट का वर्ड लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव या न्यूट्रल वर्ड लगेगा। उसके बाद ग्रामर और वोकैबुलरी यूज करना है, ठीक है, याद करना, पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ना है, क्लू उठाना है, क्लू के बाद ही यहाँ कुछ लिख पाओगे, ऐसे ही अपनी मन मर्जी से नहीं लिख पाओगे, तो आप ब्लैंक में आकर रुक नहीं सकते, पढ़ना ही पड़ेगा आगे, ठीक है। तो आफ्टर यू डैश अ मील और अ स्नैक योर पैनक्रियास release more insulin to make sure the extra glucose in your bloodstream can enter dash cells। अब देखो, अब मैं पहले सोच रहा हूं पहले में क्या आना चाहिए, आफ्टर यू ईट अ मील और अ स्नैक, ओके, ईट हो सकता है, डिवॉवर का मतलब है भुक्कड़ जैसे खाना, ठीक है, वहां वैसे तो नहीं है, भुक्कड़ जैसे माने निगल जाना, डिवॉवर करना या जल्दी जल्दी खाना। कंज्यूम हो सकता है, फिर गॉबल का मतलब है गटकना, बड़े बड़े निवाले से गटकना, गॉबल करना, एकदम जल्दी जल्दी खाते हैं उसको बोलते हैं गॉबलिंग करना। तो ईट या कंज्यूम में से कोई एक होना चाहिए, तो दो तो चला गया, ठीक है सर, मेरे को इसमें भी प्रॉब्लम ही थी, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था, चलो कोई बात नहीं, सेकंड को देखते हैं, क्योंकि ईट, डिवोर, कंज्यूम, गॉबल में से कोई भी एक वर्ड आएगा। मान लो कि अगर तुमको लगता है कि सर डिवोर का मीनिंग पता नहीं था, गॉबल का मीनिंग नहीं पता था, तो ईट और कंज्यूम में मैं बहुत ये श्योर नहीं हूं, तो मैं छोड़ देता हूं। तो सेकंड वाले में आते हैं, इन योर ब्लड स्ट्रीम कैन एंटर डैश सेल्स, ठीक है, एंटर योर सेल्स, एंटर एनी सेल्स, एंटर द सेल्स और एंटर देयर सेल्स, ठीक है। देर बोलने का तो बनेगा नहीं सर, चूंकि किनका पहले नाउन लिखा होता तो, ठीक है, यहां तो नाउन लिखा नहीं है, किन के ब्लड सेल्स में पता नहीं चलता, तो द आ सकता है, ठीक है, कैन एंटर द सेल्स हो सकता है, एनी सेल्स नहीं हो सकता, कैन एंटर एनी सेल, कोई भी सेल में, कोई भी सेल, एनी सेल, लेकिन तब मीनिंग भी नहीं करेगा, ठीक है। कैन एंटर योर सेल्स हो सकता है, आफ्टर यू लिखा है तो यूर भी लिख सकता हूं, after you eat your meal or snack your pancreas releases more insulin to make the extra glucose in your bloodstream, to make sure the extra glucose in your bloodstream can enter your cells, your वाला लिख सकता हूँ, enter the cells लिख सकता हूँ, लेकिन the cells लिख दूंगा तो मैं you के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कौन से cells, किसी और की cells तो नहीं है, your ही होना चाहिए, तो ये भी हट गया, ठीक है। अब गॉबल भी हट गया, तो इसको भी पहले हटा दिया, तो आंसर ही आपको 1 होना चाहिए। देखते हैं, if you have more glucose than you need your body can remove the excess from your blood, तो सही है, फर्स्ट ही सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन, सर फिर ये बात पूछ सकते हो कि सर डिवोवर का मतलब क्या है, भुक्कड़ जैसे खाना, गॉबल का भी मतलब वही होता है, घप घप करके खाते हैं, उसको बोलते हैं गॉबलिंग करना, ठीक है। तो तराना नीड्स डैश अटेंशन, शी इज सच अ स्पॉइल्ड फसी वुमन। अब देखो यहां पर मैं खड़े होकर आप कुछ भी नहीं कर पाते, ये जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक यहाँ क्या आएगा पता नहीं, इससे देखो ये क्लू है, स्पॉइल्ड फसी वुमन, ठीक है। तो तराना नीड्स लिखा है, तो तराना नीड्स का मतलब तराना को जरूरत है, चूंकि वो स्पॉइल्ड और फसी वुमन है तो उस पर ध्यान बहुत देने की जरूरत है। तो नीड्स कैसा, सेम अटेंशन, फ्लेक्सिबल अटेंशन, कांस्टेंट अटेंशन और वेरिंग अटेंशन। तो बोले सर अगर स्पॉइल्ड वुमेन है तो भी हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं गड़बड़ ना कर दे। थर्ड, और क्वेश्चन है इस फ्लीटिंग का एंटोनिम लिखना है, ये क्वेश्चन का हमारे पास इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन इस फ्लीटिंग वर्ड का ऑपोजिट लिखना है। फ्लीटिंग का मतलब है टेम्पररी, जल्दी से खत्म होने वाला, क्षणिक, ठीक है। नेक्स्ट वन, अब देखो आर्टिकल भरना है इसमें या डिटर्मिनर। देखें, सुमन्स फादर डैश आर्मी ब्रिगेडियर वेर एज हर सिस्टर इज डैश MBA। यहां तो जानते हो सर NMBA लिखेंगे, है ना, NMBA लिखना पड़ेगा, और एन के साथ एक ही है ही, तब तो आपको दोनों ही लिखना पड़ेगा। एन, सुमन्स फादर इज एन आर्मी ब्रिगेडियर वेर एज हर ब्रदर इज एन MBA, तो सेकेंड होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट वन, ओके, इस वर्ड के बदले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है, OWS, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है। फाइनली मिस्टर युवराज नरसिंघानी पास्ड अवे बाय द slowly moving line of people
Finally, Mr. Yuvraj Narsinghani passed by the slowly moving line of people or cars at a funeral. Slow moving line of people or cars at the funeral. ये फ्यूनरल के साथ में जो लोग चलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉटेजे. कॉटेजे कॉटेजे बोलते हैं. ठीक है. कैरावन जो है क्या है, एक बहुत बड़ा टोला जाता है जो क्या बोलते हैं, उसमें कई लोग एक शहर से दूसरे जिप्सीज लेकर चलते हैं. जिप्सीज जो बंजारे जो हैं वो कैरावन में चलते हैं. फौजे का मतलब है एक छोटा सा ग्रुप पुलिस ऑफिसर्स का या आर्मी ऑफिसर्स का या कोई स्पेशलाइज्ड टीम का एक छोटा सा ग्रुप को फौजे बोलते हैं. प्रोसेशन तो जुलूस है, तो यहाँ तो जुलूस की बात नहीं हो रही है, फ्यूनरल में जाने की बात हो रही है, तो कॉटेज. ठीक है. देन एंटोनिम बताना है. वर्ड है अनकूथ. अनकूथ का मतलब है जो पॉलिश्ड नहीं है, जो क्लमजी है, जो बहुत ही भद्दे किस्म का व्यवहार करता है. तो अनकूथ, अनमैनर्ड, जिसके कोई मैनर नहीं है, असभ्य. ठीक है. तो क्या होगा, कॉन्स्पिक्युअस, बारबेरिक, कल्टिवेटेड, कवर्ड, कल्टिवेटेड. कॉन्स्पिक्युअस का मतलब है पूरी तरीके से नजर में आना, पूरी तरीके से दृष्टि में आना, कॉन्स्पिक्युअस. बारबेरिक का मतलब है जानवरों के जैसा, बारबेरियन है. ठीक है. ठीक है. देन I did not dash the laptop with me so I cannot update the file. Did क्या है, मॉडल है. मॉडल के बाद क्या आता है, V1. तो क्या लिखना पड़ेगा, I did not bring. बहुत सिंपल. मॉडल वर्ब्स के बाद हमेशा V1 लिखते हैं. will go, shall go, would go, might go. मॉडल्स के साथ V1 लिखते हैं. Then we are not oblivious dash the dangers that lie in our path. जब भी ऑब्लिवियस बोलते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या लिखते हैं, टू. आई एम नॉट ऑब्लिवियस टू, क्या मतलब मैं अनभिज्ञ नहीं हूं. हाँ. सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. कौन सा वर्ड इनकरेक्टली स्पेल्ड है, फ्लोरिड, डिस्क्रिपेंसी, एम्यूलेट, इंसुलर. फ्लोरिड सही है. फ्लोरिड का मतलब है लाल हो जाना. डिस्क्रिपेंसी गलत है, DISCREPANCY. डिस्क्रिपेंसी का मतलब है त्रुटि, फ्लॉ, हाँ, छोटी सी गलती. एम्यूलेट का मतलब है कॉपी करना, और इंसुलर का मतलब है कवर्ड होना, इंसुलेशन. नेक्स्ट वन. देन आर्यन शुड बी हैप्पी विद द जॉब. अब देखो मैं पूरा पढ़ रहा हूं. आफ्टर ऑल डैश, उसके बाद वन शुड बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज इवन इफ इट इज नॉट व्हाट वन डिजायर्ड. ये ऐसे ईडियम लिखना है. आर्यन शुड बी हैप्पी विद द जॉब. आफ्टर ऑल, it is better to be safe than sorry. A rolling stone gathers no moss. Half a loaf is better than none. The early bird gets the worm. क्या लिखना चाहिए, ये तो मीनिंग ही लगा करके हम खुद से ही मीनिंग लगा कर भी कर सकते हैं. It is better to be safe than sorry. यहाँ पर मैं कोई रिस्क तो नहीं ले रहा. ठीक है. तो ये नहीं होगा. इसका मीनिंग क्या है, सेफ होना ज्यादा अच्छा है बजाय कि बाद में दुख ये पश्चाताप करें. ठीक है. मतलब पहले कॉशियस होना बेहतर है कि बाद में जाकर हम बोले पछताना शुरू करें कि ऐसे मैंने ऐसे रिस्क क्यों लिया. और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस. जो पत्थर पहाड़ के साइड से लुढ़कता हुआ आता है तो उसमें घास थोड़ी जो चिपकेगा. मॉस का मतलब है घास, तो उसमें घास नहीं चिपकेगा. मतलब जो आदमी एक जगह स्थिर नहीं है, अनस्टेबल है, तो वो बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा. Okay? Somebody who does not stay at one place or does not is not patient and stays with one thing for a long time, he'll not gather much in terms of intelligence, in terms of money, etc. Third, ये तो हो सकता है half a loaf is better than none. आधी रोटी तो मिल रही है, उसको अपने जॉब से खुश होना चाहिए. कम से कम आधी रोटी जुगाड़ तो कर पा रहा है, तो half a loaf is better than none. ये सही है. और फोर्थ क्या है, the early bird gets the worm. जो सुबह सुबह में उठ करके जो पंछी जाएगी उसी को तो कीड़े भी मिलेंगे, है ना. मतलब जल्दी करोगे तो जल्दी भी आपको मतलब आपको चुस्त होना पड़ेगा, आपको एक्टिव होना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस. अभी बताया था तुमको कि डायरेक्ट स्पीच हो तो डबल कोट्स के अंदर में, जैसे माई नेम कॉमा, ये एकदम सही है ये पार्ट. रिप्लाइड द लेडी कॉमा होने चाहिए.
ठीक है, माई नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज माई मदर्स। ठीक है, तो यहां पर मैं एक कॉमा होना चाहिए था, इसलिए ये गलत है पहला। और ऊपर से एज माई मदर्स, मदर्स तो यहाँ पर मैं कैसा होना चाहिए, मदर तो एक ही होती है ना, तो मदर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस होना चाहिए, ना कि पूरे मदर्स के साथ। ये लिख दूंगा तो कई सारी माओं के साथ, मीनिंग नहीं करेगा, तो पहला सेंटेंस गलत है। माई नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज योर मदर। ओके, अब दिक्कत क्या है, मेरा नाम आपके माँ के जैसा है, माँ के जैसा नहीं है, माँ के नाम के जैसा है, तो इसमें प्रॉब्लम है और फिर कॉमा नहीं। माई नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज योर मदर्स, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं है, ये भी गलत है। तो माई नेम रिप्लाइड द लेडी इज द सेम एज योर मदर्स, फोर्थ सेंटेंस है। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर द फर्स्ट सेशन। पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब करने ना हमारे चैनल को। मैं बाकी सब सारे भी आपके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा, और कुछ भी आपको ग्रामर सीखना है, किस तरीके के वीडियोस चाहिए, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखो तो हम उसको लेकर आते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।